1924 का साल मेरे लिए बड़ा इम्तहान का साल था। मैं जबलपुर में था। जबलपुर की प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मेरा संबंध था। वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष पंडित सुंदरलाल जी थे और मैं उनका सेक्रेटरी था। तो वहाँ हर साल प्लेग का आक्रमण होता था और लोग शहर छोड़ करके बाहर, शहर के बाहर टाट वाट के झोपड़ी बना करके रहते थे लोग। तो हम लोग भी उसी तरह रहते थे। तो ये तय हुआ कि हम लोगों को वहाँ प्लेग पीड़ितों की सेवा करनी चाहिए। मुझको ख़ास तौर पर इसलिए भी ये ख्याल हुआ कि अनेक उससे 10-12 बरस पूर्व मेरे बड़े भाई जो थे वो भी वहाँ कॉलेज में पढ़ते थे और प्लेग पीड़ितों की सेवा करते हुए वो प्लेग के शिकार हुए और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो मुझको उनकी याद आई और मैंने कहा कि नहीं है, अगर वो इस तरह से उन्होंने, मेरे बड़े भाई ने प्लेग पीड़ितों की सेवा करते हुए अपने प्राण दिए, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी प्लेग पीड़ितों की सेवा करूं। तो हम लोग 2-3 आदमी मिल जाते थे और शहर में पहले घूमते थे, क्योंकि शहर में कहीं कोई आदमी रह तो नहीं गया है प्लेग से पीड़ित। तो एक जगह देखा तो एक बड़े लंबे चौड़े पुलिस के हेड कांस्टेबल थे। वो पड़े हुए थे और शरीर उनका जल रहा था। उनको हमने थर्मामीटर लगाया, थर्मामीटर टूट गया। दूसरा थर्मामीटर लगाया, वो भी टूट गया। तो डॉक्टर को के पास हमने कहा कि इनका थर्मामीटर लगाते हैं, टूट जाता है, तापमान मालूम नहीं पड़ता कितना तापमान है। कहने लगे इनका तापमान 108 डिग्री से ज़्यादा है फ़ारेनहाइट, इसलिए टूट जाता है थर्मामीटर। तो फिर दूसरा थर्मामीटर उन्होंने दिया तो उनका तापमान 111 डिग्री निकला और कई गिल्टियाँ उनको निकली हुई। तो उनको फिर उन गिल्टियों की मलहम पट्टी हम लोगों ने की और मलहम पट्टी करने के बाद उनको कुछ थोड़ा सा आराम मिला। 3-4 दिन उनको बराबर देखने जाते थे, उनको गर्म चाय वाय पिलाते थे और बुखार उनका को फिर 108 आया, 107 आया, 106 आया, 5 आया और धीरे धीरे उनका बुखार उतरा कोई 12-13 दिन के बाद। तो उसके बाद जब उनको ठीक से वो हुआ तो बहुत रोने लगे। कहने लगे मैंने झंडा सत्याग्रह में आप लोगों को लाठी से मारा था और आपने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया, अपने प्राण आप लोगों ने जोखिम में डाल करके मेरी सेवा की। मेरे पुलिस के लोगों ने मुझको वहाँ से पुलिस लाइन से हटा करके यहाँ फेंक दिया एक तरफ जो मरने के लिए, और आपने मेरी जीवन रक्षा की। तो ऐसे अनुभव भी होते हैं। लेकिन दूसरा अनुभव बड़ा कटु हुआ है। हम लोग जब गली के अंदर भीतर भीतर घूम रहे थे तो मिलौनीगंज एरिया में जब हम लोग गए तो वहाँ ऐसा लगा कि एक दरवाज़ा तो ताला बंद है, लेकिन ताला बंद होने के बावजूद अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है जैसे कोई करा रहा। तो कि ताला बंद है, अंदर से कराहने की आवाज़ आ रही है, ये क्या क्या हो सकता है ये। तो सोचने के बाद ये हुआ, हम में से एक आदमी दीवार फांद करके, जो आंगन की दीवार थी, फांद करके भीतर गए। भीतर जा कर के उन्होंने जो दूसरा दरवाज़ा बंद था, ताला जिसमें नहीं लगा था, उस दरवाजे को खोला। खोलने के बाद मैं भी भीतर गया। मैं भीतर जाके मैंने देखा तो एक कोई लड़की 23-24 बरस की महिला, वो इसमें प्लेग से तेज़ बुखार में पड़ी हुई थी और तमाम बिस्तरे में टट्टी पेशाब उसके बिस्तरे में वो भी हो गया था उसको, और उसके बदन में 3-4 हज़ार रुपये के जेवर थे सोने के। तो कौन आदमी इसको यहाँ छोड़ करके ऐसा चला गया। तो हमने कहा कि ऐसा करिए कि अपने आदमी से कहा कि भाई जाओ, वॉलंटियर से जाओ, पुलिस में पहले रिपोर्ट करके आओ कि इस तरह से इस मकान में इस मकान ये नंबर है, यहाँ एक महिला प्लेग से पड़ी हुई हैं, उनको तेज़ बुखार है, उनके चारपाई में कपड़े जितने हैं सने हुए हैं, तो आप, और उनके बदन पे जेवर हैं बहुत से, तो आप मेहरबानी करके ये रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए ताकि कहीं कोई और आदमी का पता नहीं है कहाँ है जो मकान का मालिक है जो इनको छोड़ करके इस तरह से गया है। तो पुलिस ने कहा कि नहीं, आप इसकी फ़िक्र न कीजिए, आप उनको देखिए, आप जो सेवा करते हैं करिए आप, और बाद हम इसको देख लेंगे। तो अब उनको देखा, आज उनके ट्रंक वंक देखे, ट्रंक वंक देख करके उनके कपड़े निकाले। कपड़े निकालने के बाद लकड़ी पड़ी हुई थी, चूल्हा जलाया गया, चूल्हा जला कर गर्म पानी किया गया। गर्म पानी कर करके उनको उनके कपड़े उतार करके उनको सब
साफ़ किया गया, और साफ़ करने के बाद जितने गंदे कपड़े थे वो एक तरफ रखे, और दूसरा उनको बिस्तर वहाँ बिछा करके उनको लिटाया गया। लिटाने के बाद तीमारदारी उनकी शुरू हुई। गिल्टियाँ, कई गिल्टियाँ थीं, बगल में गिल्टी थी, जांघ में गिल्टियाँ थीं, तो और गले में गिल्टियाँ थीं। उनका भी मलहम पट्टी वगैरह होती रही, लेकिन मालूम नहीं कितने दिन से वो पड़ी हुई थी वहाँ पर, इसका अंदाज़ ही नहीं था। तो नतीजा उसका ये हुआ कि वो 7-8 दिन हम लोगों ने उनकी सेवा की, उनको बचा नहीं सके, उनकी मृत्यु हो गई। तो हमने पुलिस के दारोगा जो वहाँ के थे थाने के, उनको बुलाकर कहा कि ये इसको देख लीजिए आप, ये मेहरबानी करके, इनका इतना गहना है ये इनके शरीर पर से, तो इसको आप देख लें, नोट कर लें और अपने कब्ज़े में कर लें आप। तो उन्होंने वो नोट करके अपने कब्ज़े में उनका सारा जेवर अपने कब्ज़े में कर लिया। अपने कब्ज़े में करने के बाद उनको हम लोग ले गए, उनको फिर श्मशान में जलाने के लिए। फिर प्लेग भी ख़त्म हो गई, मालूम नहीं कब और क्या हुआ कि बहुत अरसे के बाद एक साहब मेरे पास पहुँचे, जहाँ हम रहते थे, कि साहब आप लोगों ने मेरी पत्नी की सेवा की थी। मैंने कहा की तो थी, आपकी पत्नी थी। मैंने कहा तो आप कहाँ थे, बाहर थे आप क्या? कहने लगे नहीं, हम तो दुकान में थे, दुकान से हम आए कि प्लेग हो गया, तो डर के मारे हम तो ताला बंद करके भाग गए। तो हमने कहा कि आपने बड़ा ख़राब काम किया। तो तब उन्होंने कहा कि साहब हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जो जेवर आपने पुलिस को दिए हैं उसमें एक सोने का कड़ा मिसिंग है, तो वो कृपा करके अगर आपके पास हो तो हमको लौटा दीजिए। तो मैंने कहा अच्छी बात, चलिए कोतवाली चलते हैं, वहीं सब आपका जेवर है, देख लेंगे कहाँ है, कहीं दूसरे गहनों के साथ तो किसी और के गहनों के साथ तो मिक्सअप नहीं हो गया। गए वो, उन्होंने दरोगा जी ने देखा, और दरोगा जी को बड़ा गुस्सा था कोतवाल साहब को कि ये कमबख्त राक्षस है, ये इस तरह से भाग गया अपनी बीवी को छोड़ करके, और अब आपसे कहता है इसका कड़ा कहाँ चला गया। तो खैर आपने तो सारी चीज़ हमको लिखा दी थी। फिर ये हुआ, हम उसको ले गए। फिर हमने कहा भाई चलो देखो, आपने सब पूरा देख लिया है? कहने लगे हाँ घर में पूरा देख लिया है। हमने कहा वो कपड़े जो मलमूत्र से सने हुए थे वो भी देख लिए हैं आपने? कहने नहीं, उनको हम कैसे छूते। तो हमने कहा चलिए हमारे साथ चलिए, हम छूएंगे उनको, देखेंगे। तो उसको जब हटाया तो उसमें से वो कड़ा वो उनका निकल आया। हमने कहा ये आपका कड़ा है। दरोगा जी ने कहा कि चलो अब हम तुमको गिरफ़्तार करते हैं, तुमने जानबूझ करके एक स्त्री को अपनी ताला बंद करके चले गए और उसके प्राण गए, तो आपके ख़िलाफ़ मुकदमा चलेगा कि आपने मारा है, उस जानबूझ करके मारा है। तब वो बहुत घबराए और बहुत उनकी मिन्नत करने लगे। तो उन्होंने कहा इनसे माफ़ी मांगो, ये तुमको माफ़ कर दें तो मैं तुमको माफ़ करूँगा। तो फिर हमारे पैर पर छूने लगा। हमने कहा नहीं भाई, हमने तो उसकी सेवा की थी अपनी बहन और माता समझ करके, क्योंकि उसके सारा अंग हमने देखा, और ऐसी स्थिति में क्योंकि अब दूसरा कोई चारा नहीं था, हमारे साथ कोई दूसरा जाने वाला नहीं था, तो वो हमारे लिए तो माँ थी, हमारी बहन थी। आप जाइए, आपको हमने माफ़ किया। तो ये अनुभव भी हुआ उसके साथ कि एक मानव स्वभाव किस तरह का होता है। फिर सबसे बड़ी कठिन ड्यूटी जो थी वहाँ की, वो थी श्मशान की। रोज़ अब ये हालत थी कि 2 लाशें आई, 3 लाशें आई, उधर से 2 लाश आई, उधर से 1 लाश आई, एक ढेर लग जाता था लाश का। चिता बनाई जाती थी, चिता बनाई जाने के बाद लोगों को 3-3, 4-4 लाशों को एक साथ हम लोग जलाते थे। अब वहाँ आदमी ड्यूटी देने को कोई तैयार ना हो कि हम ड्यूटी यहाँ तो नहीं दे सकते भाई, ड्यूटी हम यहाँ, घबराते थे सब वहाँ ड्यूटी करने में। तो मैंने कहा अच्छा मैं ड्यूटी करूँगा, क्योंकि मैं वॉलंटियर्स का कैप्टन था। मैंने कहा भाई अगर मैं ये ड्यूटी से हट जाऊंगा तो मैं तुमसे कैसे कह सकता हूँ कि तुम ड्यूटी करो, मैं नहीं करूँगा। तो मैं वहाँ गया, लाशें आती थी, जलाने का प्रबंध होता था। कभी नहीं आई कोई लाश, आधा घंटा मिल गया तो नींद में एक झपकी ले लेते थे, मगर उस झपकी में भी ऐसा लगता है कि वो उसमें से चिता में से वो लोग उठ करके मेरे तरफ दौड़ रही हैं लाशें। तो फिर नींद खुल जाती थी। तो नहीं ये सब मेरा वहम था, सपना था, ये भूत प्रेत वाली बात नहीं है कुछ। तो मैंने कहा शायद इसीलिए वो लोग डर के मारे, जो लोग ड्यूटी करने वाले थे वो घबरा गए और यहाँ से चले गए।
फिर हमको डॉक्टर साहब ने कहा, क्योंकि सवेरे हमको दिन भर भी ड्यूटी करनी पड़ती थी, रात को फिर ड्यूटी करनी पड़ती थी, तो क्या हो। तो मैंने उनसे पूछा कि हम क्या करें, भोजन अपना हमने तो बहुत कम कर दिया है। तो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा मत करिए, आप जब भी ड्यूटी करके आइए, श्मशान से ड्यूटी करके आइए, सवेरे जब आइए तो सवेरे आकर के गर्म पानी से स्नान कीजिए और गरम गरम दाल चावल आप गरम गरम आप खाइए, और उसके बाद फिर आप काम कीजिए। पेट, क्योंकि हमेशा भूखे पेट जब आदमी रहता है तो बीमारी उसको ज़्यादा उस पर असर डालती है, और पेट अगर भरा हो और तब फिर तो उस पर असर कम होता है। परिवार के भी लोग तो मना करते हैं। हाँ। जैसे आप उस सेवा में जब आए होंगे, आपको कोई आपत्ति हुई ऐसे इस सेवा में जाने के लिए? नहीं, मैं तो चूँकि घर से अलग होके आया था, घर से मैंने उसकी चर्चा की थी, घर से अलग होके आया था, मेरे पीछे एक परिवार का एक पिछला इतिहास था। मेरे दादा जो थे रघुनाथ, वो आज़ादी की लड़ाई में 1857 की, वो अंग्रेज़ों से लड़ते हुए कानपुर में वो ज़ख्मी हुए, बाद में गिरफ़्तार हुए, उसके बाद उन पर मुकदमा चला, मुकदमा चलने के बाद उनको फांसी हुई। मेरे पिताजी भी 1906 के आंदोलन में, जो स्वदेशी आंदोलन चला, उसमें भी उनको जेल में रहना पड़ा। तो हमारे परिवार का एक बैकग्राउंड था, और जो हमें स्वामी विवेकानंद की, स्वामी रामतीर्थ की, इन लोगों की जीवनी पढ़ने को दी जाती थी, और कुछ अमेरिका के राष्ट्रपति की, किसी और की, तो अच्छी अच्छी जीवनी हम लोगों को पढ़ने को दी जाती थी। शिक्षक भी हमारे मन में ये भावना भरते थे कि अच्छा चरित्र होना चाहिए। हमें कहा जाता था सवेरे उठो तो पहले धरती को प्रणाम करो, अपने दोनों हाथों को देखो, क्योंकि इन्हीं ये जो कर हैं, ये हाथ जो हैं, यही आदमी को बड़ा बनाते हैं, और यही आदमी के भीतर एक मान्यता पैदा करते हैं, सम्मान पैदा करते हैं। तो 1926 का वर्ष भी एक विशेष वर्ष हमारे लिए अपने अनुभव का वर्ष था। असल में ऐसा हुआ कि इतिहास की छानबीन शुरू हो गई थी। मेरी माँ बहुत ज़ोर दे रही थी कि अब तो गांधी जी ने सारे जो पंच बहिष्कार थे वापस ले लिए, लोग काउंसिल असेंबली में पहुंच गए, लोग कॉलेजों यूनिवर्सिटी में पहुंच गए, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं चली जाती, तुम विलायत जा कर के बैरिस्ट्री पास कर लो। तो मैंने कहा अच्छी बात, उनके आग्रह को मैं टाल नहीं सका। लेकिन जब जाने लगा तो मैं जबलपुर गया, जबलपुर से मैंने अपना पासपोर्ट बनवाया। पासपोर्ट बनवाने के बाद वहाँ के लोगों ने एक मीटिंग अरेंज कर ली, उसमें मैंने अपना भाषण दिया। भाषण देने के बाद दूसरे दिन जब मैं जाने की तजवीज़ कर रहा था बम्बई, वहाँ से जहाज़ पकड़ने की, तो पुलिस ने मुझको गिरफ़्तार कर लिया। उस भाषण के जो उसके एक दिन पहले मैंने दिया था, तो बजाय विलायत जाने के मैं जेल में पहुँच गया। वैसे सज़ा तो मुझको थोड़ी सी ही हुई, 1-2 महीने की ही हुई, लेकिन वो फिर हमारा क्रम बदल गया, और उसने एक ऐसा परिवर्तन कर दिया कि नहीं, अब तो यही है, इसी में हमको लगे रहना है, इसके आगे कुछ नहीं। पंडित जी का जो इतिहास का ग्रंथ था, हाँ, भारत में अंग्रेजी राज, हाँ, के लिखने का सिलसिला चलता रहा। उसके पहले तो पढ़ाई का सिलसिला चला, उसके जो संदर्भ ग्रंथ थे उनको देखने का, फिर मुझसे मेरे सुपुर्द कुछ अनुसंधान का काम किया गया, जैसे टीपू सुल्तान के ऊपर अनुसंधान का काम, वो उसके लिए मैं मैसूर गया और दूसरी जगह गया, कलकत्ते गए उसके चित्र इकट्ठा करने के लिए, फ़ोटोग्राफ्स इकट्ठा करने के लिए। तो जगह जगह हमको घूमना पड़ा। अमृतसर गया, वहाँ जो जहाँ इलाहाबाद के चौक में जो 5 नीम के पेड़ थे जिन पर 600 आदमियों को फांसी पे चढ़ाया गया था, चौक में उसके फ़ोटोग्राफ्स हम लोगों ने लिए। और बरनाला, एक अमृतसर ज़िले में एक जगह है, तो बरनाला में कोई 250 आदमियों को एक तहसीली के एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जहाँ से वो सवेरे तक सबकी प्राण निकल गए हवा की कमी की वजह से। फिर उनको एक बड़े कुएं में उनको दफन कर दिया गया और मट्टी से ढाक दिया गया। अब भी वो वहाँ पर वो है, तो उसका फ़ोटोग्राफ लेने के लिए हम गए। तो इस तरह से काम तो उसमें बाहर का काम भी बहुत रहा, और लिखने का काम भी। वो सारा ग्रंथ असल में शुरू से लेकर आखिर तक लिखा हुआ मेरा ही है, यानी वो बोलते जाते थे, मैं लिखता जाता था। पांडुलिपि मेरे हाथ की लिखी हुई है पूरी की पूरी। तो उसमें इस तरह से करीब हमने 1927 से शुरू किया, 27-28, और 29 के मार्च में वो
प्रकाशित हुआ। वहीं इलाहाबाद से चांद प्रेस ने छापा था उसको, तो वहीं से प्रकाशित वो हुआ और प्रकाशित होने के 3 दिन के अंदर वो जब्त हो गया। 3 दिन में ही जब्त? 3 दिन में जब्त हो गया। कोई 2500 पृष्ठ की सामग्री 3 दिन के भीतर वो। लेकिन देश को प्रेरणा तो देता रहा। हाँ, देश को उसने बहुत प्रेरणा दी और लोग को बराबर पढ़ते रहे, जैसे भी होता था, हासिल करते रहे और पढ़ते रहे। यहाँ सभी समाचार पत्रों ने पर टिप्पणी लिखी। सीवाई चिंतामणि उस वक्त तो उसके मेंबर थे यूपी विधान परिषद के, तो उन्होंने वहाँ बहुत से प्रश्न किए और इसी ग्रंथ के संबंध में गांधी जी ने उस पर एक अग्रलेख लिखा अपने यंग इंडिया में और लोगों को सलाह दी कि लोग उस ग्रंथ को पढ़ें, सरकार को हरगिज़ न दें। हुआ ऐसा कि जब वो ग्रंथ की सूचना निकली कि वो जब्त हो गया है, उसके पहले ही हम लोगों ने उसकी कोई 1000 प्रतियाँ लोगों को डिस्पैच कर दी थी वीपी की। वो 1000 प्रतियाँ चली गईं और फिर 3 दिन की होली की छुट्टी आ गई इतवार को मिला करके, तो पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकी। और 3 दिन के उसके पहले जब लोगों को पता चल गया, अखबारों में छप गया कि जब्त हो गया है, तो जिन लोगों ने ऑर्डर भेजे थे और जिनके पास इंटीमेशन आ गया, वो जाके पोस्ट ऑफिस से अपना ग्रंथ छुड़ा लाए और उसको कहीं छुपा दिया उन्होंने। तो तलाशी तो उन्होंने बहुत ली, कोई 1500 तलाशियाँ ली, लेकिन उनको बहुत कम कापियाँ मिली उनको उसके। तो ज़्यादातर लोगों के हाथ में वो पहुँच गया था। उसके बाद लाहौर कांग्रेस की तैयारी होने लगी, क्योंकि लाहौर से निमंत्रण मिला था लाहौर में, और फिर देश ने कहा कि नहीं, हम ऐसी स्थिति आ गई है कि हम गांधी जी को चाहते हैं कि वो सदारत करें। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मत उन गांधी जी के पक्ष में आए, दूसरे नंबर पर सरदार पटेल के मत आए, तीसरे नंबर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के मत आए। तो ये हुआ कि गांधी जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं, किसी यंगर आदमी के हाथ में ये हमें बागडोर देनी चाहिए। और उस ज़माने में, उसी ज़माने में जन्म हुआ यूथ लीग का, यूथ लीग ऑफ इंडिया का, और उसमें नौजवानों ने कहा कि हमको भी पूरा हिस्सा मिलना चाहिए देश की आज़ादी की लड़ाई को चलाने के लिए। जवाहरलाल जी को उन्होंने अपना अध्यक्ष चुना और एक युवकों का प्रदर्शन चारों तरफ देश से होने लगा। गांधी जी जानते थे कि आगे आने वाली लड़ाई में ये युवक ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझको भी नहीं होना चाहिए और वल्लभ भाई को भी ठहरना चाहिए, अभी जवाहरलाल को मौका मिलना चाहिए कि वो लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाएं। चुनांचे इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया, दोनों आदमियों ने, महात्मा गांधी ने भी और सरदार पटेल ने भी, और वो जवाहरलाल नेहरू इस तरह से कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। बहुत ऐतिहासिक अधिवेशन रहा है लाहौर का। जी हाँ, क्योंकि अब वो दिसंबर का महीना, रावी के तट पर ये उसका अधिवेशन हुआ और काफ़ी दिन तक चला वो अधिवेशन। बहसें भी बहुत हुई। जब ये सवाल आया कि गांधी जी को अधिकार दिया जाए, अगर ये न माने तो देश की आज़ादी, पूर्ण स्वराज के लिए कैसे आंदोलन शुरू किया जाए, इसका उन्होंने विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने और विठल भाई पटेल ने भी इसका विरोध किया और कुछ अपनी शर्तें रखीं कि हमको इन शर्तों के साथ पूर्ण स्वराज की लड़ाई चलानी चाहिए। खैर, लेकिन उनके जो अमेंडमेंट थे वो गिर गए और गांधी जी को सब लोगों ने पूरा समर्थन दिया कि गांधी जी के हाथ में ये आंदोलन की बागडोर दी जाए कि वो जिस तरह से चाहें इस आज़ादी की लड़ाई को, पूर्ण स्वराज की, वो चलाएं। उसके बाद 31 दिसंबर आया, जब 31 दिसंबर को 12 बजे रात को ये प्रस्ताव पास हुआ पूर्ण स्वराज का। वहाँ से उठ के लोग फिर गए रावी के तट पर जहाँ झंडा लगा हुआ था। वहाँ उन्होंने झंडे के चारों तरफ उन्होंने, जवाहरलाल जी ने झंडा फहराया, चारों तरफ उसके लोग नाचते रहे। और विशेष रूप से खुदाई खिदमतगार को 300 खुदाई खिदमतगार वहाँ पहुँच गए थे, जो अपनी लाल वर्दी पहने हुए खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में, इनकी तरफ लोगों का ज़्यादा आकर्षण हुआ कि नए किस्म के लोग इस तरह से 300 मुसलमान रेड शर्ट वाले खुदाई खिदमतगार जो अपने को कहते हैं, वो इस पहली बार कांग्रेस में वो आए थे और शरीक हुए थे। तो काफ़ी जश्न रहा वहाँ, करीब 2 बजे रात तक धूमधाम गायन और ये वो चलता रहा। उसके बाद समाप्त हो गई, लोग अपने अपने प्रदेशों में गए। मेरे साथ हमारे इलाहाबाद के एक मित्र मुजफ्फर हसन साहब, जो बाद में वहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर भी रहे और पीसीसी के जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट भी रहे, इलाहाबाद शहर कांग्रेस कमेटी के भी प्रेसिडेंट वो कई वर्ष रहे।
हम लोगों ने तय किया, मैंने उनसे कहा कि भाई चलो ज़रा हम लोग खैबर की सैर कराएं। तो हमारे मन में एक था कि खैबर के रास्ते से ही तो बहुत से लोग आक्रामक यहाँ आए और उन्होंने देश को ग़ुलाम बनाया या देश को बर्बाद किया, तो चल के देखना चाहिए खैबर कैसा है, वो मार्ग कैसा है खैबर का। तो हम लोग चले वहाँ से, पहले रावलपिंडी आए, लाहौर से चल करके, रावलपिंडी से उतर करके फिर हम तक्षशिला देखने गए, जो पुराना जहाँ विश्वविद्यालय था भारत का 2500 बरस पहले का, उसको देखने गए। वहाँ देख करके वहाँ से लौट के आए तो फिर हम गए क्या नाम पेशावर। पेशावर में सवेरे हमारी गाड़ी पहुंची और उसके बाद ही खैबर की गाड़ी जाने वाली थी, ट्रेन। वहाँ 48 मील का रास्ता है पेशावर से लंडी कोताल का, जो आखिरी स्टेशन है खैबर का वहाँ। तो हमने वहाँ कुछ सामान ख़रीदा नाश्ते का। हमने कहा रास्ते में तो नाश्ता मिलेगा नहीं, यहाँ से कुछ सामान ले लें। फिर मैं उस ज़माने में नेती करता था, यानी नाक से वो डाल करके फिर उसको निकाल करके। तो जब मैं नेती वहाँ प्लेटफॉर्म के नल पे बैठ के करने लगा तो बहुत से पठान इकट्ठा हो गए देखने के लिए, क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो, नाक में क्या डाल के क्या निकालते हो मुंह से। तो मैंने कहा इसको नेती कहते हैं, इससे आँखें ज़रा अच्छी रहती हैं, उन आँखों की रोशनी बनी रहती है जी। खैर हम लोग बैठे डब्बे में, यात्री बहुत कम जाते हैं वहाँ। तो जिस थर्ड क्लास के डब्बे में, मतलब थर्ड क्लास था ट्रेन में, तो उस थर्ड क्लास डब्बे में हम बैठे हुए थे। तो खिड़की की तरफ मैंने अपना बिस्तर लगाया क्योंकि ठंड थी बहुत, और बीच के बर्थ पे मुजफ्फर साहब ने अपना बिस्तर जमाया। 2 बर्थें खाली पड़ी थी उधर के दोनों तरफ। बीच में पहले 4 बर्थ होती थी छोटे कंपार्टमेंट में। अब हमारी गाड़ी जो थी वहाँ चली, तो चलने के बाद वो दूसरा स्टेशन आया, जो पहला स्टेशन इस्लामिया कॉलेज, और फिर उसके बाद जमरूद का स्टेशन आया। जमरूद के बाद से यागिस्तान का इलाका लग जाता है, यानी आज़ाद कबीले के लोगों का इलाका लग जाता है। तो वहाँ एक 40 फुट की चौड़ाई में वो रेलगाड़ी चलाने की, रेल की, बस उतना ही उन लोगों ने, यागिस्तानियों ने इनको दिया था। उसके एवज़ में इनको वहाँ पानी का इंतज़ाम करना था और बहुत से फैसिलिटीज़ उनको पहुँचाना था। वहाँ के यागिस्तान के लोगों को, आज़ाद कबाइल कहलाते हैं वो लोग, उन लोगों को पहुँचाना था। तो ये वहाँ चले, कांटेदार तार दोनों तरफ, 6 फुट ऊंचे कांटेदार तार लगे हुए थे पूरे, यहाँ से लेके वहाँ तक, खैबर के वहाँ तक। और बड़ा बीहड़ रास्ता था। ऊपर तक जाने के लिए कोई 10 बार गाड़ी इधर से उधर, उधर से इधर, कभी इधर का इंजन खींचे, कभी उधर का इंजन खींचे, इस तरह से गाड़ी चलती थी। तो जमरूद स्टेशन जब आखिरी स्टेशन है जो ब्रिटिश सरहद का, वहाँ जब गाड़ी चलने लगी तो जिधर मैं बैठा था उधर से एक सज्जन दरवाज़ा खोल के गाड़ी डब्बे में दाखिल हुए। देखा उनको हमने नाश्ता शुरू कर दिया था अपना। 8 बज रहे थे, 8:30 बज रहे थे, हमने नाश्ता करने, तो नाश्ता शुरू कर दिया था, बिस्तर बिछाया हुआ था। तो वो आए, उनकी वज़ाकता हमने देखी, तो सिर पे उनके टोपी थी वो, और चमड़े का जैकेट था उनके पास, नंगे पैर थे, जूते नहीं थे उनके पैर में, और एक कारतूस की पेटी इधर से और एक कारतूस की पेटी इधर से, और एक राइफ़ल इधर से, एक राइफ़ल इस कंधे पे, और जैसे कुछ कम था तो एक रिवाल्वर एक तरफ और एक छुरा एक तरफ। इस तरह से वो दाखिल हुए, अफरीदी महोदय। अब दाखिल होने के बाद हमने मुजफ्फर साहब की तरफ देखा, उन्होंने हमारी तरफ देखा। हमने आंखों से हमने इशारा किया कि कुछ बोलो नहीं, क्योंकि नाश्ता हम लोग कर रहे हैं, अगर इनसे कहते हैं आइए तो इतना नाश्ता हमारे पास है नहीं, हमने खाली 2 ही आदमी के लिए लिया था। और अगर इनको बुरा लग जाए कि जूठे खाने में से हमको बुला रहा है ये आदमी, तो वो भी ठीक नहीं। तो अब खामोशी बैठे रहिए। तो आए, वो आने के बाद धूल भरे पैरों को लेकर मेरी तरफ बिस्तर पे आराम से बैठ गए, दोनों पैर उठा करके। मैं देखता रहा। उसके बाद ये हुआ कि थोड़ी देर के बाद जब हम नाश्ता ख़त्म कर चुके, तब उन्होंने हमसे बात करनी शुरू की, किधर से आया। तो हमने कहा कि हम इलाहाबाद से आया। इलाहाबाद किधर? तो हमने कहा जब इलाहाबाद की बात नहीं जानते तो कानपुर की बात भी क्या जानते होंगे। तो हमने कहा कलकत्ते के पास। ओह, उतनी दूर से क्या करने आया? तो हमने कहा कि हम यहाँ कांग्रेस में आए थे, लाहौर कांग्रेस में। हमने देखा कि सरहद की सैर कर आएँ, इसलिए हम वहाँ से। ओह, तुम कांग्रेस में आया था? तो तुम कांग्रेस में आया था तो तुम लोग फिर जब कांग्रेस में तुमने ये फैसला किया कि गांधी को अपना रहबर बनाया,
तो सुभाष बोस उसका मुखालफत क्यों करता था? मैं हैरान रह गया। मैंने कहा एक अफरीदी इस तरह से, जिसको हम बिल्कुल जंगली समझ रहे थे, कांग्रेस में क्या हुआ इसकी पूरी जानकारी इसको है। ये कहाँ से इसको जानकारी हासिल हुई? तो हमने कहा ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब क्या किया जाए, लोगों को हमारे यहाँ आज़ाद ख्याल है, एक डेमोक्रेसी है, तो उसमें लोगों ने अपनी राय, उन्होंने भी अपनी राय दी कि नहीं नहीं ये गलत बात है। जब आपने फैसला ये किया कि आपको आज़ादी की लड़ाई लड़नी है और गांधी को आपने कमांडर बनाया अपना, तो जो गांधी कहेगा वो आपको मानना चाहिए। तो हमने कहा मानना तो चाहिए। कहने लगे ये आप लोगों में, हिंदुस्तान के लोगों में ये बड़ी ख़राबी है कि वो कोई मुस्तकिल इरादा नहीं करते, एक इरादा किया तो उसके मुताबिक चलो। तो आप देखता है, आप हमको देखता है, ये हमारे पास जूता नहीं है, हमारा जूता फट गया, हम पैसे नहीं हैं ख़रीदने के लिए, हम ज्वार की मक्के की रोटी खाता है नमक के साथ, कभी 3 महीने में 4 महीने में एक बार दुम्बे का गोश्त मिल जाता है, नहीं तो हमको नहीं, हम तो ये नमक के साथ रोटी खाता है। और लेकिन हम आपको बोलता है आप अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, आपका बिस्तर भी अच्छा है, आपने अच्छा नाश्ता भी किया, हमको ये सब नहीं मिलता, लेकिन हम एक बात बोलता है, हम आज़ाद हैं और आप ग़ुलाम हैं। तो एक आज़ादी की भावना उसकी एक ज़बरदस्त उसके भीतर एक आज़ादी की भावना। हमने कहा कि आप फिर कोशिश करें, हम दोनों मिल कर के देश को आज़ाद करने की, आप भी करिए हम भी करिए। कहले बेशक हम तैयार हैं इसके लिए कि आप भी कोशिश करो, हम भी कोशिश करें, मगर हम जानता है हम तो उठ के कोशिश करेगा, आप उधर बैठ जाएगा तो कैसे हम इत्मीनान हो जाए हमको। अगर हम दोनों आदमी कोशिश करेगा तो अंग्रेज़ दरिया सिंध से बैठ के जहाज़ से भाग जाएगा अपने मुल्क को। तो मैंने कहा हाँ ये तो बात तो ठीक है, आप कहते हैं कि भाग जाएगा अंग्रेज़। तो इतनी हमारी बातचीत हो रही थी कि अगला स्टेशन आ गया। अगला स्टेशन आया तो हमने देखा कि एक जैसे विद्युत गति से उधर का दरवाज़ा खुला, इधर का दरवाज़ा खुला, इधर का दरवाज़ा खुला तो अफरीदी साहब बाहर, ट्रेन से बाहर नीचे कूद के दम से, और उधर का दरवाज़ा खुला तो एक अंग्रेज़ टिकट कलेक्टर दाखिल हो गया डब्बे के भीतर, और उसने देखा कि कोई उतर गया है नीचे, तो वहाँ खिड़की के पास जाके कहा ओ टिकट कहाँ। हमने देखा वो अफरीदी अपने दोनों राइफल थे उनको संभाल के, और उसने जो छलांग मारी तो 6 फुट ऊंचा जो बार्ड वायर था उससे कूद करके एकदम विद्युत गति से एकदम दूसरी तरफ गया, बायां घुटना मोड़ा, एक राइफल निकाला और धड़ से एक गोली चला दी। अगर वो टिकट कलेक्टर साष्टांग लेट न जाता खिड़की के नीचे तो उसकी तो मौत ही थी, लेकिन फिर भी बैठते बैठते उसका हेड फेंक दिया। अब उसके बाद उसने किधर गया, वो किधर गया, टिकट मांगता था, एक टिकट दिया, बोल के और कितना टिकट मांगता है बोलो। अब वो बेचारा तो लेटा ही रहा, वो फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी वहाँ उठने की या कुछ जवाब देने की। फिर गाड़ी चलने लगी तो अच्छा भाई अस्सलाम वालेकुम, सलाम वालेकुम, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो इस तरह से वो एक घटना ये भी देखी कि किस तरह से वो मौत और गोली चलाना ये तो उनके लिए बच्चों का खेल था। खैर हम पहुँचे, लंडी कुताल पहुँचे, और वहाँ जा कर के जो ट्रेन से उतरे, ऐसी सर्दीली हवा, कुछ शायद 4 या 5 जनवरी थी 1930 की, इतनी सर्दीली हवा थी कुछ पूछिए नहीं, बेहद सर्दी। तो हमने कहा कि भाई क्या करना चाहिए अब। तो मुज़फ़्फ़र साहब ने कहा देखो अब हमारे पास जितने कपड़े हम गर्म पहने थे इससे तो सर्दी हमारी जाएगी नहीं, तो हम लोग ये लिहाफ क्यों ना ओढ़ लें। हमने कहा कि अजब अजब से लगेंगे, बाज़ार में घूमेंगे लिहाफ ओढ़े हुए तो लोग कहेंगे कहाँ के जाहिल लोग आ गए। तो कहने लगे नहीं भाई सर्दी से तो बचत होगी। तो खैर सर्दी से बच गए हम लोग स्टेशन पे। अब सामान तो वहाँ रख दिया, बाकी और रज़ाई ओढ़े हुए घूम रहे हैं। इत्तेफाक से अब जो देखा वहाँ पर ये 90 मील था वहाँ से काबुल। तो फिर उसके बाद वहाँ हमको मिल गए नरीमान साहब, वो भी खैबर, लेकिन वो मोटर से आए थे, कार से आए थे। तो बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। तो उन्होंने कहा कि वो अकेले आए थे तो उनको भी परेशानी थी ये सब गोलीबारी की। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलिए, आप ट्रेन से मत जाइए। तो हमने भी कहा चलो ठीक है, अब ट्रेन से क्या करेंगे जाके, इनके साथ ही बोलो। ट्रेन का भी लुत्फ़ ले लिया, अब ज़रा सड़क का भी देखें। अब
4 बजे के करीब हम लोग सड़क से पेशावर से चले। अब ड्राइवर क्या करे कि जो मुर्गी के बच्चे सड़क से पार करें इधर से उधर, तो ड्राइवर गाड़ी रोक दे, बार बार गाड़ी रोक दे। तो हमने कहा कि भाई अरे आप ये मुर्गी के बच्चों के लिए आप गाड़ी रोक देते हैं। कहने लगे साहब ये हिंदुस्तान की मुर्गी नहीं है, अगर हम गाड़ी चला दें कोई मुर्गी का बच्चा मर जाए तो फ़ौरन गोली चलने लगेगी और आप लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अब चारों तरफ वहाँ गांव क्या थे, बिल्कुल समझ लीजिए कि किले जैसे थे, और वहाँ पर भी वो कोई पहरा देने वाला आदमी रहता था कि देखने के लिए कि कहीं कोई लोग दूसरे कबीले वाले हमला करने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह एक अजीब हालत थी वहाँ के गांव की। इस तरह से हम लोग पेशावर पहुँचे। जगह जगह पानी का प्रबंध अंग्रेज़ों को करना पड़ा था उस रेल लाइन देने के लिए। हर जगह पाइपलाइन चली जा रही है और जहाँ से पानी ला करके वो वहाँ दे रहे हैं। उसके बाद फिर मैं चला गया, एक मुझे मालूम हुआ कि माखनलाल जी चतुर्वेदी मुझको वो जो जबलपुर सेंट्रल जेल में थे वो याद कर रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँ एक दिन के लिए और उनसे जेल में मिलूँ जा कर के। तो कुछ उन्होंने सामग्री भी मंगाई थी, कुछ दवाएं मंगाई थी, तो उनको ले करके फिर मैं नैनी वहाँ जबलपुर सेंट्रल जेल गया। तो जबलपुर सेंट्रल जेल में जा कर के उनसे मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद उनको ये सब उनकी चीज़ें जो उन्होंने मंगाई थी वो उनको दिया। उनकी तंदुरुस्ती वगैरह के बारे में पूछताछ किया और कुछ उन्होंने सब प्रश्न किए उनका जवाब दिया। वहाँ से फिर मैं आ गया, सुभद्रा कुमारी चौहान के यहाँ चला गया। वहाँ बहुत से लोग मुझको मिले और कहने लगे आप यहाँ आए हुए हैं तो आप कुछ सरहद के बारे में आपने इलाहाबाद में भाषण दिया था, तो वो यहाँ भी लोगों को बताइए कि किस तरह से बहादुरी के साथ वो लोग सामना कर रहे हैं। मैं वहाँ चला गया, भाषण दे दिया। भाषण देने के बाद फिर मैं स्टेशन आ गया कि हमारी 11 बजे गाड़ी जाती थी। जब कोई वहाँ 11:15 बजे पहुँच गया, मैं स्टेशन पर पहुँचा तो वहाँ देखा कि पुलिस दल वहाँ मौजूद है। तो वो कोतवाल साहब मुझसे कहने लगे कि आप यहाँ बहुत कम देर ठहरे, हमको तसल्ली नहीं हुई, हम चाहते हैं आप और यहाँ रहें। समझा का मतलब बताइए आपका। कहने लगे ये वारंट आपके नाम है आज के भाषण का। तो उसके बाद फिर हम वहाँ जबलपुर सेंट्रल जेल में दाखिल हो गए। हमको सज़ा हो गई, सज़ा सुना दी 1.5 बरस की। सन्निसा लेकर गए थे माखनलाल जी के पास। और जब हम वहाँ दाखिल हुए जबलपुर सेंट्रल जेल में, तो दूसरे दिन सवेरे तो माखनलाल जी ने कहा अरे तुम फिर आ गए मिलने के लिए। अरे हमने कहा मिलने के नहीं, अब आप यहाँ रहने के लिए आ गए हम। बहुत खूब। तो इस तरह से फिर लड़ाई चलती रही। फिर वहाँ से हमें सिवनी जेल भेज दिया गया। स्पेशल जेल था जहाँ बी क्लास के प्रिजनर्स को रखा जाता था। तो वहाँ ए क्लास के प्रिजनर्स भी थे, रविशंकर शुक्ल भी थे, दुर्गा शंकर मेहता भी तो यहीं जबलपुर में थे। वो क्योंकि उनकी जगह थी सिवनी, इसलिए उनको वहाँ नहीं भेजा गया। लेकिन और बहुत से लोग थे जिनके साथ। कैसा माहौल रहता था जेल में उस वक्त? बहुत अच्छा माहौल रहता था, खूब बहस होती थी, पढ़ते लिखते थे सब लोग, कुछ थोड़ा बहुत काम भी कर लेते थे। तो ये वहाँ से फिर हम लोग छूटे जब 1931 में, जब 8-9 महीने के बाद छूट गए। तो फिर जब हम वहाँ जबलपुर जेल में थे तब फिर बनारस का वारंट हमारे नाम आया। तो जब उनको मालूम हुआ कि इनको तो 1.5 बरस की सज़ा ऑलरेडी हो गई है, तो उन्होंने कहा उनको कहाँ हम ले जाएं बनारस। तो उन्होंने कहा आप यहीं रहिए। फिर उन्होंने अपना वारंट वापस ले लिया बनारस के लोगों ने। तो छूटे फिर हम लोग। छूटने के बाद गए इलाहाबाद। हम गए इलाहाबाद गए तो फिर वहाँ जाने की तैयारी हो गई। कराची कांग्रेस हो रही थी 31 मार्च और 1 अप्रैल को। कराची पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी के बलिदान की खबर आई। बहुत एक ज़बरदस्त एक लोगों में मायूसी हुई। प्रस्ताव भी उनके खिलाफ, उनके बारे में पास हुआ और उनके सेवाओं के लिए गांधी जी ने कहा कि मैं तो ऐसा लगता है विधवा हो गया। और गणेश जी की आदर्श मृत्यु हुई और मैं भी ऐसी ही मृत्यु की कामना करता हूँ। बाद में जो वहाँ की दंगा जांच कमेटी भगवान दास जी के चेयरमैनशिप में कायम हुई, कांग्रेस ने की, और सुंदरलाल जी उसके सेक्रेटरी थे। मैंने भी उसमें कुछ दिन काम किया। तो वहाँ जो हम लोग घूमे फिरे तो हमको पता चला कि ये पहले से ही लोगों को मालूम था, क्योंकि कुछ परिवारों ने अपने पत्नी को, बच्चों को वहाँ से कानपुर से गोंडा भेज दिया। चिट्ठियाँ उन्होंने दिखाई कि ये चिट्ठियाँ हैं, हमको भेज दिया कि यहाँ कोई दंगा होने की भारी मालूम पड़ता है कि दंगा हो जाएगा बड़ा भारी, और इसीलिए सुरक्षित स्थान पर हम तुमको भेज रहे हैं।
तो अपने परिवारों को न भेजा। तो मालूम हुआ को तो अरेंज था वो दंगा पूरा। उन्होंने भगत सिंह के फांसी के उसमें वो किया था, उसके बाद फिर वो बदल दिया उन्होंने, हिंदू मुस्लिम प्रश्न पर वो लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने इस तरह से। तो वहाँ जांच कमेटी की रिपोर्ट छपी, मगर उसको प्रेस में ही जब्त कर लिया गया। थोड़ी सी कॉपी कुछ लोगों को मिल पाई। ये सारी चीज़ें उसमें विस्तार के साथ आई थी। मैं उसके बाद फिर इससे मुक्ति हुई, जब वहाँ से सिवनी जेल से छूट के आया। पहले तो मैंने काम किया इसमें कानपुर राइट इंक्वायरी कमेटी में। इसमें बहुत सी बातें आई, बहुत सा पढ़ने को मुझको मिला। और उसके बाद फिर मैं सोलन चला गया स्वास्थ्य लाभ करने के लिए। वहाँ गया तो मुझको मालूम हुआ कि मैं तो बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ वहाँ आकर के, क्योंकि वो जिस जगह हम ठहरने का हमने स्थान था, हमारे एक मित्र का घर था, वो बिल्कुल सड़क के ऊपर था वो। और सड़क के ऊपर से वो वायसराय जब भी निकलते थे तब हमको नोटिस मिल जाता था कि आप ये मकान छोड़ करके और सोलन की सरहद से बाहर चले जाइए। तो सारा दिन हमको सोलन की सरहद से बाहर रहना पड़ता था। फिर उन्होंने ये किया, जब उन्होंने देखा कि मालूम नहीं बाहर क्या जाने क्या करता है, तो वो फिर उन्होंने कहा कि इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगे। एक कमरे में हमको बंद कर दिया। दिन भर हम बंद रहते थे उस कमरे में। मैंने कहा तो हम तो यहाँ स्वास्थ्य सुधारने आए थे, यहाँ तो अक्सर चौथे पाँचवें सातवें दिन एक ये सज़ा मिल जाती है, जेल से छूटे तो यहाँ के नए जेल में आके फंस गए। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा वहाँ पर। तो लेकिन फिर भी हम वहाँ घूमते रहे, रोज़ 15-15, 20-20 मील घूमना, घूम के वापस आना। इस तरह से जब हम गए वहाँ, लौट के गए, तब तक ऐसा लगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कोई बहुत प्राप्त होने की बात नहीं है। और गांधी जी गए हैं तो गांधी जी को भी खाली हाथ ही वापस आना पड़ेगा। और खाली हाथ ही वापस आए वो। जब वो यहाँ पहुँचे बम्बई, वर्किंग कमेटी की मीटिंग उन्होंने बुलाई। वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जाने के लिए जवाहरलाल नेहरू और शेरवानी साहब, ये बीसीसी के प्रेसिडेंट थे, जब वो बम्बई जाने लगे तो उनको इलाहाबाद के पास एक स्टेशन है इरादतगंज, वहाँ गाड़ी रोक करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया और नैनी जेल भेज दिया गया। उधर उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खां को पहले पकड़ लिया था और डॉक्टर खान साहब को। तो एक ऐसी फिजा बना दी थी सरकार ने कि इस बात पे आमादा है कि जो गलती लॉर्ड इरविन ने की थी गांधी जी के साथ समझौता करने के लिए, वो गलती अब हम दोहराने वाले नहीं। और उससे किसी तरह निकल भागने की उनकी कोशिश हो रही थी उस गलती से। तो जब गांधी जी वहाँ मिले तो गांधी जी ने चाहा कि वायसराय से हम बात करें, उनको तार भेजा। तार का जवाब आया उनके सेक्रेटरी का कि अगर आप इन गिरफ्तारियों के बारे में और किसानों की मुसीबतों के बारे में बात करना चाहते हैं तो आप ना आइए, इनके अलावा और कोई बात करना चाहें तो आप आ जाइए। तो गांधी जी ने समझा कि अब इसके बाद ये तो कोई मिलने से भी इनकार कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर 4 तारीख को सवेरे गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया दोबारा, और वो यरवदा जेल भेज दिए गए। हम लोगों ने भी, मैंने भी इलाहाबाद में, तब डिक्टेटर था मैं इलाहाबाद का सत्याग्रह कमेटी का, तो हमने एक मीटिंग का ऐलान किया जॉनसनगंज से कि वहाँ से जुलूस निकलेगा और शहर की हड़ताल। शहर की मुझको उसके बाद कोई 9 बजे के करीब मेरे पास वॉलंटियर लोग आए। उन्होंने कहा कि 4 दुकानदार हैं जॉनसनगंज में जिन्होंने दुकान बंद करने से इनकार कर दिया है और उनके आगे बड़ी दुकान की बड़ी भीड़ खड़ी हुई है और संभवतः दंगा फसाद हो जाए, मारपीट हो जाए, तो आप फ़ौरन आइए। तो मैं गया वहाँ, फ़ौरन गया। वहाँ जाकर के मैंने देखा कि 4 दुकानदार हैं, 2 हिंदू 2 मुसलमान। उनसे हमने अपील की कि भाई आप दुकान अपनी बंद कर दिए, सारे शहर ने दुकान बंद किया है। कहने लगे गांधी जी गिरफ्तार हुए। कहने गांधी जी गिरफ्तार हो गए हैं तो क्या हुआ, गांधी जी अगर मर जाएं तब भी हम दुकान बंद नहीं करेंगे। तब मैंने अपने वॉलंटियर से कहा कि अब तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है कि तुम इनकी दुकान के सामने खड़े रहो और कोई भी अगर इनसे आके कहे कि दुकान बंद करना है तो तुम उससे कहो कि नहीं, इनकी दुकान खुली रहेगी और मैंने आज्ञा दी है कि इनकी दुकान खुली रहेगी। तो वो वहाँ खड़े हो गए हमारे वॉलंटियर, और जो भी उनसे कहने आए कि नहीं, इनकी दुकान खुली रहेगी, ऐसी डिक्टेटर ने ऐसी आज्ञा दी है और हम इसीलिए पहरा दे रहे हैं यहाँ पर। शाम को 5 बजे जुलूस निकलने की बारी थी। मैंने अपने 100 आदमी चुने और 100 आदमी चुनने के बाद मैंने उनसे कहा कि देखो भाई, लाठीचार्ज होगा, घोड़े दौड़ाए जाएंगे, ऐसे वक्त में तुमको क्या करना है कि खड़े रहोगे तो वो तुमको खदेड़ के भगा देंगे, इसीलिए
बैठने वाले को भी खदेड़ देंगे। हम लोग अपना चेन बांध करके 4-4 आदमी सड़क पे लेट जाएंगे, और सड़क पे लेट जाएंगे तो लेटे हुए आदमी को और चेन बंधे हुए आदमी को हाथ की चेन लगा के कोई आदमी हटा नहीं सकता। हम उस तरह से बैठ गए। थोड़ी देर में बमफर्ड जो कलेक्टर थे वहाँ के और मेजर्स जो सुप्रीम पुलिस थे ये आए, तो उन्होंने कहा 10 मिनट के भीतर आप लोग तितर बितर हो जाइए, ये गैर कानूनी है। हम लोग लेटे रहे। थोड़ी देर के बाद बमफर्ड ने कहा मेजर्स, जब 10 मिनट हुए, मेजर्स मेरे लाठी चार्ज। तो उसने लाठी चार्ज लगाना शुरू किया, हम लोगों को चोटें लगी। थोड़ी देर हमने नारा लगाया, हमने कहा ये पुलिस वाले कौन है, ये हमारे भाई हैं, इनकी रगों में कौन सा खून है जो हमारी रगों में है, ये लाठी मारे तुम इनसे प्रेम करो, ये कौन है, ये हमारे प्यारे भाई हैं। जो एक 5 मिनट जो हमने इस तरह का नारे लगाए, तो उसके बाद उनकी लाठियां तो जोर से उठती थी लेकिन हमारे सिर के ऊपर पड़ती थी बहुत हल्के से, बहुत चोट ही नहीं लगती। तो हमारे नारों ने उनको बेकार कर दिया, उनकी लाठी को। बमफर्ड ने देखा कि ये तो ठीक तरह से लाठी नहीं चला रहे हैं, तो उसने कहा कि मेजर्स मेक अ सीवियर लाठी चार्ज। तो मेजर्स ने कहा दे आर डिमोरलाइज्ड, अब उनमें कोई दम नहीं है हमारे सिपाहियों में, ये अब लाठी चार्ज नहीं करेंगे। तो कहने लगे कैवलरी को बुलाओ, एंग्लो इंडियन कैवलरी को। पुलिस लाइन से एंग्लो इंडियन कैवलरी के घुड़सवार आए, उनको उसने हुक्म दिया इनके ऊपर से घोड़े दौड़ाओ। घोड़े दौड़ाए गए, घोड़े दौड़ाए गए। किसी की पसली टूटी, मेरा घुटना टूट गया, किसी का हाथ टूटा, किसी का कुछ चोट लगी, किसी के नाक से खून बहने लगा। इस तरह के वो जो 4 दुकानदार जो दुकान खोले बैठे हुए थे, तो सवेरे कह रहे थे कि गांधी मर जाए तब भी दुकान नहीं बंद करेंगे, उनसे नहीं रहा गया। वो कूद के नीचे आ गए, घोड़े की रास पकड़ ली उन्होंने। कहले क्या कर रहे हो, लोगों के ऊपर घोड़े दौड़ा रहे हो। अब उन घुड़सवारों ने उन्हीं के ऊपर घोड़े दौड़ा दिए। उस दिन हम में से तो कोई 60-70 आदमी जख्मी हुए, लेकिन हम में से कोई मरा नहीं। मरे कौन, वो 4 दुकानदार। तो गांधी जी का अहिंसा का तरीका कुछ ऐसा इस तरह काम करता था कि अभी सवेरे तक जो गाली दे रहे थे उनको, वो उनके लिए जान देने पर राजी हुआ। उन्होंने गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद हमको मलाका जेल में भेज दिया गया। वहाँ उन्होंने हमारा मुकदमा हुआ, मलाका जेल में ही मुकदमा हुआ। मुकदमे के बाद उन्होंने हमको 15 महीने की सज़ा दे दी। 15 महीने की सज़ा लेकर के हमें वहाँ उन्होंने B क्लास दे दिया। तब हमने उनसे कहा कि हमें B क्लास नहीं चाहिए, हमें C क्लास में रखिए। तो C क्लास हमने इसलिए मांगा क्योंकि 37 में लोग जो C क्लास के कैदी भेजे गए थे लखनऊ कैंप जेल में, वहाँ उन्होंने उनसे कहा था कि हम तुमको गेहूं देते हैं, तुमको सरसों देते हैं, तुमको दाल और सब्जी देते हैं, पकाने का काम तुम करो, वो हम नहीं करेंगे। गेहूं नहीं पीसते हो तो साबित गेहूं खा लो। तो ये उस वक्त लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं कुछ करेंगे काम, तुमको करके देना चाहिए। उन्होंने करके दिया नहीं। 8-8, 10-10 दिन लोग भूखे रहे। भूखे रहने के बाद को 300 आदमी माफ़ी मांग के चले गए। तो अब हम लोगों में से कुछ लोगों ने सोचा कि हम में से कुछ लोगों को जाना चाहिए। ये बेचारे गांव के लोग आते हैं, ये मामूली लोग आते हैं, कम पढ़े लिखे लोग आते हैं, इनके बीच में अगर हम लोग रहेंगे तो इनको नेतृत्व देंगे। तो उनमें से मैंने एक निश्चय किया कि नहीं, हम C क्लास में जाएंगे। जब उन्होंने कहा कि हम नहीं भेजेंगे C क्लास में आपको, तो हमने कहा फिर हंगर स्ट्राइक करेंगे। जब ये कहा उनसे, तो उन्होंने उसी दिन हमको C क्लास में उतार दिया और शाम को उन्होंने हमको लखनऊ कैंप जेल भेज दिया। वो हम चाहते थे। तो हमारे साथ कोई एक 100 आदमियों का जत्था इलाहाबाद से C क्लास के लोग गए वहाँ। रास्ते भर हम लोग गाते रहे माधव शुक्ल की वो पंक्तियाँ, बेड़ी की झंझन में वीणा की लय हो, भारत जननी तेरी जय तेरी जय हो। तो गाते हुए वहाँ पहुँचे, लखनऊ स्टेशन पर उतरे। वहाँ से हम लोगों को कैंप जेल भेज दिया गया। कैंप जेल गए तो वहाँ पर बाबा राघवदास मिल गए और विनायक राव दांडेकर मिल गए, नागपुर के, गोरखपुर के गांधी कहे जाते थे। बाबा राघवदास। तो ये भी आ गए वहाँ। ये जब वहाँ आ गए तो हमने आपस में सलाह की कि देखो पिछले बार की तरह अब की नहीं करना है, एक भी आदमी यहाँ से माफ़ी मांग के नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग क्या करें। उन्होंने हमारे सामने वही रखा प्रस्ताव कि आप जितना हम आपको राशन देंगे, कच्चा राशन, आप जो कुछ चाहे कीजिए, उसका पकाइए नहीं पकाइए। तो हम लोगों ने तय किया कि नहीं, हमको ये करना है। तो मेरे सुपुर्द तो काम हुआ कि मुझे 2500 आदमियों का खाना बना के देना है। किचन की जिम्मेवारी, रसोई की जिम्मेवारी मैंने अपने ऊपर ली। दांडेकर के ऊपर जिम्मेवारी आई कि वो चक्कियों से आटा पिसवाएं, और बाबा राघवदास ने जिम्मेवारी ली कि घानी से वो तेल निकल आएंगे।
इस तरह हम लोगों ने तीनों आदमी ने अपना काम बांट के, और जो हमारे साथी थे, अब उनमें भी दो दल थे जो लोग आए थे। कुछ तो कहते थे हम तो शेर हैं, हम तो शिकार करेंगे, हम काम नहीं करेंगे, तुम लोग बैल हो, तुम लोग काम करो जितना तुमको काम करना है। तो ये खैर ठीक है, हमने कहा भाई जितने लोग काम करने वाले हैं काफ़ी हैं। तो हमें तजुर्बा तो था नहीं कि किस तरह रोटी बनती है, तो हमने उनसे कहा कि भाई अच्छी रोटी जो है, जेल की रोटी खूब अच्छी तरह सेंक के दो। सेंकने का नतीजा ये हुआ है कि उनका वज़न कम, वो तो तोल के दी जाती थी, 6 रोटी सुबह 6 रोटी शाम को। जो ज़्यादा उनको पका दिया गया तो उनका वज़न कम हो गया, वज़न कम हो गया तो करीब 200 आदमी को खाना नहीं मिला। हम बांट तो रहे थे मगर 200 आदमी को खाना ही नहीं मिला। अब बहुत लोग नाराज़, बहुत हमें गालियाँ भी पड़ी। हमने कहा कि हमने उन लोगों से पूछा, जो पुराने कैदी कुछ लोग हमको दे दिए गए थे, उन्होंने हमको बताया कि आपने ज़्यादा सिकवा दी है रोटी है। तो क्योंकि वो आटा मार करके उसके बड़े भारी उसमें बेली जाती थी और फिर चलनी से काट के रोटियाँ निकाल ली जाती थी, उनको तवे पर रखा जाता था और उसके बाद तवे पर रख के उनको उल्टा नहीं जाता था, एक ही तरफ तवे में रखा जाता था और फिर झाड़ू से उनकी सफाई करके उनको रख दिया जाता था, तश्त पे जाली में रख दिया जाता था। तो हमने आप ये कीजिए तो आपको, फिर हमने दूसरे दिन यही किया, इस तरह से रोटी बनाई। तब 150 आदमी को रोटियाँ ज़्यादा बढ़ गई। हमने कहा भाई कल जिन लोगों को कल नहीं मिला था वो आज और रोटियाँ ले लो। तो इस तरह से संतुष्ट हो गए और आटा भी पिसने लगा। अब नतीजा उसका ये हुआ कि जब 1.5 महीना हो गया तो वहाँ से गवर्नमेंट ने इनका कान खींचा, कर्नल शेख का, जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट थे, कि पिछले बार 1930 में तो जो सुपरिटेंडेंट था उसके एडमिनिस्ट्रेशन में 300 आदमी माफ़ी मांग के चले गए थे। अब 1.5 महीना हो गया, तुम्हारा एक आदमी भी सत्याग्रही ने माफ़ी नहीं मांगी। तो उसने कहा हमने तो उन लोगों को आज़ाद कर दिया था कि अपना इंतज़ाम करो, अब वो इंतज़ाम कर रहे हैं, कोई माफ़ी नहीं मांग रहा। तब वहाँ से हुक्म हुआ कि ये तीनों आदमियों को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दो। तो उन्होंने हमको बुलाया, तीनों आदमियों को, और बुलाने के बाद उन्होंने ये किया कि हमको ट्रांसफ़र कर दिया। बुला के दफ्तर में बुलाया और दफ्तर में बुला करके गाड़ी खड़ी थी, उसमें हमको बैठाया। बैठाने के बाद कहा इनको लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल ले जाओ। हम लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल पहुंच गए। वहाँ भी हमने जाकर देख, वहाँ बाबू शिव प्रसाद गुप्त बनारस के, कमलापति त्रिपाठी, हरिश्चंद्र वाजपेयी, आत्माराम गोविंद खेर, ये सब लोग वहाँ पर, महावीर त्यागी, ये सब वहाँ बी और ए क्लास से कैदी एक अलग बैरक में थे। वहीं हमको पहुँचा दिया गया। पहले वहाँ थोड़े दिन रहे तो फिर हमने वहाँ, हमको जो खाना मिलता था, दाल में इल्लियाँ होती थीं और सब्ज़ी भी बहुत ख़राब बनती थी। तो हमने उनको नोटिस दिया कि हम यहाँ हड़ताल करेंगे। तब उन्होंने हमको दफ्तर में बुलाया और दफ्तर में बुला करके उन्होंने, कर्नल शेख ने कहा अब हम आपको ऐसी जगह भेज रहे हैं कि जहाँ आपको पूरी आज़ादी रहेगी कि जितना उनको बरगलाना चाहें आप उतना बरगलाइए उनको, और हम कोई दखल नहीं देंगे। वहाँ से हम चले। अब मालूम हुआ कि हमको पागल खाने के एक बैरक में भेजा जा रहा है। लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट जेल में एक बैरक था जहाँ पागल रखे जाते थे। वो पागल के जिनको कुछ सज़ा मिलती थी या वो पागल के जिनकी निगरानी होती थी, वहाँ हमको भेज दिया गया। तो ऐसा था कि बड़ी भारी बैरक थी, तो ऊंची बीच में उसका हाल जैसा था, वहाँ 2 लालटेनें टिमटिमाती रहती थीं और दोनों तरफ छोटी छोटी कोठरियाँ थीं। कोठरी ऐसी कि अगर हम चाहते कि उसमें पूरे पैर फैला दें, हम पैर टेढ़े होकर सोना पड़ता था। वहीं एक कोने में पेशाब का बर्तन रहता था, एक तरफ थोड़ा सा पानी तसले में रहता था। वहाँ हम पहुँच गए। हमने आपस में सलाह की कि देखो यहाँ हमको जो रखा है और ये निकालेंगे नहीं यहाँ से, 15 दिन तक हमको इसी एक कोठरी में हमको बंद रहना है, कहीं बाहर नहीं हमको निकालेंगे। तो हम एक काम करें कि सिर्फ एक वक्त हम खाना खाएं, वो भी 1 रोटी, क्योंकि अगर पूरे पेट भर खाना खाएंगे तो यहाँ से हम बीमार पड़ जाएंगे, कहीं बाहर निकलने को मौका नहीं रहेगा। तो ये हमने तय किया। अब मैंने देखा काली दीवार थी, वहाँ काली दीवार थी, तो मैं थोड़ा सा लेटा, वहाँ जो चटाई पड़ी थी उसकी मून सी चटाई थी उस, और एक कंबल रखे हुए थे 2, तो वहाँ मैं लेटा। तो लेटने के बाद जब उठने लगा तो हाथ मैंने दीवार में ऐसा लगाया, मैं समझा काले रंग से ये धोने से इन्होंने दीवार को पोत दिया है। दरवाज़ा उसका ठोस पूरा लोहे का था, सिर्फ एक ऊपर एक ज़रा सी एक झंझरी लगी हुई थी कि जिसको अगर हटा दीजिए तो अपनी नाक और आँख उसमें आप
भीतर देख सकते हैं क्या हो रहा। पीछे की तरफ एक छोटी सी खिड़की थी, उसमें सीखचे लगे हुए थे और वो भी एक फुट ऊंची और 1 फुट चौड़ी। ये वहाँ से आप सिर्फ दीवार दिखाई देती थी और कुछ नहीं दिखाई देता था। तो जब मैं उठा तो मैंने हाथ इस पर लगाया तो वो थोड़ी देर में दीवार सफ़ेद हो गई। तो मैंने देखा ये तो सारे मच्छर यहाँ पर भरे हुए हैं। अब मुझे लगा कि सारे इस मच्छरों के बीच में इस छोटी सी तंग कोठरी में जहाँ हम सीधे लेट भी नहीं सकते, एक है मुसीबत, तो झेड़ो इस मुसीबत को। बिल्कुल काल कोठरी हो गई। काल कोठरी जैसी बिल्कुल थी वो। फिर शाम हुई तो अब चिल्लाना लोगों ने शुरू किया, पागलों ने। अब एक पागल चिल्ला रहा है, अरे मेरे अल्लाह, तू तो मेंढक की तरकारी और रोटी खा के आराम से सो रहा होगा और हम तेरे बंदे यहाँ भूखे पड़े हुए हैं। दूसरा पागल कुछ और चिल्ला रहा है, तीसरा कुछ और चिल्ला रहा है। तो इस तरह से तरह तरह की आवाज़ें वहाँ से आने लगी। फिर हम वहाँ 1 दिन 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 8-10 दिन हो गए। वो लोग आते थे जेलर वगैरह, वही उसी छोटी सी लीड हटा कर कुछ कहना है, मेरा कुछ नहीं कहना। अच्छा, एक कोठरी में आप लोग 2 आदमी थे? एक कोठरी में एक आदमी, एक तरफ मैं था, दूसरे सिरे में दांडेकर थे। हमने कुछ कहा, हमने कहा नहीं हमें कुछ नहीं कहना। तो कहने अच्छी बात। फिर 15 दिन जब हो गए, हमने कुछ नहीं उनसे कहा। तो फिर वहाँ से उन्होंने कहा कि सुप्रीटेंडेंट साहब ने ऑर्डर दिया है कि आपको बाहर 15 मिनट शाम को टहलने की इजाज़त है इसी बैरक के 3 तरफ। ठीक है, हम टहलेंगे। फिर टहलना हमने शुरू कर दिया। तो इस तरह उन्हीं कोई 1 महीना हम लोगों को वहाँ बीत गया पागलों के बीच में। तब जो हमारे जितने ये लोग थे, शिव प्रसाद जी गुप्ता और आत्माराम गोविंद खेर और बड़े बड़े नेता लोग जो थे, इन्होंने नोटिस दिया कि उनको बुलाओ। उनको मालूम है कि हम पागल खाने में, तो उनको फिर नोटिस दिया कि इनको आप निकालिए यहाँ से। तब उन्होंने हमको वहाँ से निकाला। निकालने के बाद वहाँ भेज दिया। भेजने के बाद फिर उन्होंने हमको 3 दिन के बाद होली का मौका आया। होली में हम लोग वहाँ रहे, उनके साथ थोड़ा सा दिन बिताए, 5-4 दिन। और वहाँ से फिर हमको उन्होंने तय किया कि आपका तबादला आप लोगों का बरेली किया जाता। तो बरेली हम पहुँच गए। बरेली पहुँच गए तो बरेली उस ज़माने में ये था कि वो काला पानी समझा जाता था कांग्रेस के कैदियों के लिए। जवाहरलाल जी को वहाँ उनके खिलाफ जेलर ने कार्रवाई की, उनकी मुलाकातें बंद कर दी। रंजीत पंडित उनके साथ वहाँ थे, उनको इजाज़त थी कि वो बाहर घूम सकते हैं। तो बाहर घूमते हुए वो कभी कभी दौड़ते भी थे वहाँ, तो उनको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद चार्जशीट लगाई कि ये जेल से भाग रहे थे, इनको पकड़ के लाया गया। वहाँ एक हेड वार्डर था मोहम्मद हुसैन, वो पूरा उसका साम्राज्य था समझ लीजिए। वो क्या करता था, कैदियों को 6 रोटी सवेरे 6 रोटी शाम को मिलती है, तो रोटी इतनी पतली बनवाता था वो कि 3 छटाक में वो रोटी बन जाती थी, 6 रोटियाँ। और भूखे रहते थे लोग, कैदी लोग। बाकी सब बेच देता था बाज़ार में, सब्ज़ी सब बाज़ार में चली जाती थी, उनको खाली छिलके मिलते थे उन सब्जियों के। तो इस तरह से वो जेल में बड़े अत्याचार करता था। जितने मामूली कैदी थे उनको मजबूर करता था, लाठियों से पिटवाता था। कहता था कि तुम अपने रिश्तेदारों को, घर वालों को बुलाओ, लड़के को बुलाओ, बीवी को बुलाओ और कहो उससे कि 500 रुपया लेकर के आए, और कहो उनको लिखो कि नहीं तो हमारी जान नहीं बचेगी। अब वो जो कहता था हम बहुत गरीब हैं, 500 रुपया हमारे यहाँ हो ही नहीं सकता, उनको कंबल उड़ा के खूब डंडे पीटा जाता। तो ये बिल्कुल नरक के तुल्य था वो जेल। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने ये निश्चय कर लिया, इनको हम पीटने नहीं देंगे अपने को। क्योंकि वो कहते हैं दोनों फाटकों के बीच में पहले जो भी कैदी आते थे उनकी खूब पिटाई होती थी। तो हम लोगों ने आपस में बात करनी शुरू की, ज़ोर ज़ोर से भी, कि अगर ये कुछ करते हैं तो इनको यहीं ख़त्म कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, इन लोगों को गला दबा के मार दिया जाए। जब ये रुख उन लोगों ने हमारा देखा तो कहने कि ये तो बदमाश लोग हैं बहुत बड़े, इन लोगों को हाथ नहीं लगाना। तो हमें हाथ नहीं लगाया गया, हमें अपने बैरक में भेज दिया गया।